नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट में। मैं हूं सौम्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं एकल भारत। जैसे कि स्पॉटलाइट के हर एपिसोड में हमारा आपसे वादा रहता है कि हम आपको ऐसे पर्सनालिटीज से मिलेंगे जो कि राष्ट्र उत्थान, समाज उत्थान के लिए निरंतर काम कर रहा है। तो आज है हमारे साथ किशोर फ्रूटवाला जी। सर, स्वागत है आपका हमारे शो में, हमारे चैनल में। नमस्कार। तो सर, सबसे पहले आपको अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर बीइंग द प्रेसिडेंट एट एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ एकल ग्लोबल फाउंडेशन, एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड वी आर श्योर दैट आपके नेतृत्व में ये और आगे बढ़ेगा और इसको नेशनल रिकग्नाइजेशन मिलेगा। सो उससे ही क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि सिंस अभी अभी आप प्रेसिडेंट इसमें इलेक्ट हुए हैं, तो आप एकल ग्लोबल फाउंडेशन या एकल को नेशनल रिकग्नाइजेशन दिलाने के लिए आपके आगे के 5 इयर्स प्लान के बारे में कुछ बताइए। तो एकल ग्लोबल फाउंडेशन, आपको पता होगा कि दुनिया की बहुत सी कंट्रीज़ में एकल ग्लोबल के चैप्टर्स है। जैसे कि यूएस और कनाडा, वहाँ सबसे बड़ा चैप्टर्स है। और बाद में यूरोप में जैसे कि नीदरलैंड्स, फ्रांस, यूके, जर्मनी, सब जगह पे वहाँ पे। अभी मिडल ईस्ट में देखा जाए तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, दुबई में, मस्कत में, इजिप्ट में, वहाँ पे भी सेंटर्स है। और अभी जो फार ईस्ट में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, थाईलैंड में भी अपने चैप्टर्स है। तो ये जो सारे जो चैप्टर्स है या सपोर्ट सेंटर्स है, उन लोगों को वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी उन लोगों को और भी सपोर्ट देना है। और जो वो लोग जो फंड रेजिंग कर रहे हैं वहाँ पे, और जो फंड वहाँ से अपने इंडिया भेज रहे हैं, खास करके एकल विद्यालय की स्कूल के लिए EVFI को भेज रहे हैं, तो उनको और भी सपोर्ट देना है। और भी वहाँ पे कैसे पैसा इकट्ठा किया जाए, वो तो एक ज़रूरी काम है, लेकिन उसके सिवा भी एकल का नाम बढ़ाए। जो एकल का हमारा जो एकल का जो काम कर रहे हैं यहाँ भारत में, तो वहाँ पे उन चैप्टर्स में, उन कंट्रीज़ में ज़्यादा प्रचार हो, ज़्यादा अवेयरनेस हो। प्रचार तो ठीक है, लेकिन अवेयरनेस हो कि एकल जो अपने भारत में इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो काफ़ी लोगों को, मतलब ज़्यादातर लोगों को, सिवा अमेरिका और कनाडा, बाकी सब देशों में इतना उन लोगों को ज्ञान नहीं है। तो ये सब अवेयरनेस का काम करना है। बाद में पैसा तो वो लोग जो लगे तो देंगे, ज़रूर से देंगे, लेकिन हमारा जो एकल ग्लोबल का जो काम है वो अवेयरनेस लाना। तो अभी आपने वाइल टॉकिंग टू यू मेंशन दैट वो जो अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं वो इंडिया में आता है फॉर एकल विद्यालय। तो हाउ डू यू मेक श्योर दैट द अमाउंट दे आर कंट्रीब्यूटिंग इज़ गोइंग टू द राइट प्लेस, एंड हाउ डू दे इंश्योर अबाउट दैट? जैसे मैं अगर एक कंट्रीब्यूटर हूँ और मैं मेरे पैसे दे रही हूँ, तो ये ट्रांसपेरेंसी लेवल कितने लिमिट तक है कि मुझे पता रहेगा कि मेरे एक एक रुपये अगर जो मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, वेयर दैट मनी इज़ गोइंग, हाउ विल आई नो अबाउट दैट? हाँ, तो मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ अमेरिका का। तो वहाँ पे सिंपल फार्मूला है $1 पर डे, 1 विलेज 1 टीचर। हाँ, तो $365 पर ईयर। तो आपने डोनेशन दिया, आपके नाम पे आपको एक स्कूल असाइन की गई। बाद में आपको ये स्कूल का नंबर और एज ए डोनर आपको एक यूज़र आईडी मिलेगा। यूज़र आईडी और स्कूल के नाम से आप कभी भी ये स्कूल के टीचर को भी फ़ोन कर सकते हैं। आप बिना अनाउंस करके स्कूल को विज़िट कर सकते हैं। आपको जो हमें बता दे कि भाई आप आ रहे हैं, तो हम पूरा अरेंज कर देंगे। आपकी स्कूल के सिवा कोई दूसरी स्कूल को भी आपको, चलो आपके स्कूल है हरियाणा में, आप वहाँ नहीं जा पाएंगे, तो आपको कोई, आप समझे महाराष्ट्र आए, बम्बई आए, और आपको महाराष्ट्र में कोई स्कूल को विज़िट करना है, अनाउंस करके, बिना अनाउंस करके जो हमें बता देंगे, तो हम साथ में जाएंगे। तो आप अपने आप देखेंगे कि एकल का काम कैसा हो रहा है, कितने दूर दूर आदिवासी एरिया में, इतने रिमोट एरिया में, रिमोट विलेजेस में कितना अच्छा काम हो रहा है। जहाँ सरकारें नहीं पहुँच पाती वहाँ एकल अभियान पहुँच रहा है, सब जगह। ऐसा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है, तो वो देख सकते हैं, आपका कहने का मतलब है। अभी जो कुछ और भी कहूँ तो अपने जो
भारत में अभी करीब 650,000 विलेजेस हैं। तो उसमें से अभी 90,000 एकल की स्कूल्स है। 90,000 विलेजेस में एकल की स्कूल है, और वो स्कूल में भी आसपास के लोग आते हैं, आसपास के विलेज के लोग आते हैं। तो मानिए 150 से 200 विलेजेस में तो हमारी रीच हो गई है, एकल अभियान की, एकल विद्यालय की रीच हो गई है। वहाँ से बच्चे पढ़ने का आते हैं। हमारा गोल है ये और भी बढ़े, और अच्छी तरह से जब बच्चे प्राथमिक स्कूल का एजुकेशन ले तो अपने जीवन में भी आगे बढ़े। And as far as I know, you are the vice president of Ekal Gramothon Foundation as well, right? So Ekal Gramothon Foundation not only works in villages for skill development, इसमें women empowerment, organic farming, आरोग्य और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो EGF कवर करता है। तो ये कैसे, मतलब आप लोग ये कैसे अप्रोच किया आप लोगों ने, और ये जो हमारा स्किल डेवलपमेंट हो या वुमेन एम्पावरमेंट हो, ये कैसे बढ़ रहा है? इसका कोई अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट दैट? उसका भी बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये प्रोग्राम करीब 7-8 साल पहले अपने एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन की स्थापना हुई भारत में। बाद में जो अलग अलग स्किल डेवलपमेंट जैसे आपने बताया, तो ख़ास करके पहले तो महिला एम्पावरमेंट के लिए तो सीवण काम, मतलब कि टेलरिंग सेंटर्स, बाद में कंप्यूटर सेंटर्स, और बाद में एकल ऑन व्हील्स बोलते हैं, तो कंप्यूटर्स इन बस एंड देन गो फ्रॉम वन स्कूल टू वन विलेज टू अनदर विलेज। तो वो करीब 30 विलेजेस में ट्रैवल करती है। उसके साथ आरोग्य का है, उसके साथ खेती का है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, वर्मी कंपोस्ट, ये जो सब है वो शुरुआत हुई है। ये तो अभी शुरुआत हुई है। अभी जो भारत में करीब 212 ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उसका कॉन्सेप्ट है बेसिकली इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट। तो उसमें जो ये सब आ जाते हैं, टेलरिंग सेंटर, कंप्यूटर सेंटर, जो कुछ भी है। तो कोर्स होता है 3 महीने का, कंप्यूटर का और सीवण का। तो उसमें महिलाएं जो आती है, और ख़ास करके सीवण के लिए, टेलरिंग के लिए महिलाएं आती है, और कंप्यूटर के लिए तो कोई भी एडल्ट आ सकते हैं। पार्लर कोर्सेज ऑल्सो एग्जिस्ट इन दैट IVD सेंटर, राइट? ब्यूटी पार्लर और सब है। ब्यूटी पार्लर है, बाद में मोबाइल रिपेयरिंग है, मेहंदी लगाना। तो ऐसे ऐसे जो स्किल डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट्स है, और भी आगे होने वाला है। मैंने बताया मोटरसाइकिल रिपेयरिंग, दूसरी भी स्किल्स है। तो उसमें लोगों को, गांव के लोगों को वहाँ पे ही जो आमदनी मिल जाए, आजीविका मिल जाए, तो वो लोग यहाँ शहर जो अपने अर्बन माइग्रेशन कहते हैं, वो कंप्लीट तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम जो थोड़ा जो कम हो जाए तो भी बहुत ही फ़ायदा होता है। किसी गांव के जो लोग हैं उनको शहर में आना नहीं है, लेकिन जो अभी जो स्थिति है, गांव में कुछ काम नहीं होता, खेती करते हैं लेकिन वो भी लिमिटेड है स्कोप में। तो इसके लिए ये जो स्किल्स डेवलपमेंट है, तो एकल इसके लिए बहुत बड़ा काम कर रही है। मैंने बताया ऐसे अभी 212 प्रोजेक्ट है। वो मेरे ख्याल से अभी अगले आने वाले 2-3 साल में वो दुगुना 400 से 500 हो जाएगा, बाद में 1000 तक तो 5 साल में हो जाएगा। और बहुत ज़रूरी है, बहुत काम भी बहुत है, ज़रूरी भी बहुत है। हमें बहुत ही अच्छा सपोर्ट भी मिलता है, डोनर्स भी है। आधे डोनर्स अमेरिका से हैं, और यहाँ पे इंडिया में भी बहुत से सपोर्ट मिल रहा है, कॉरपोरेशन से खास करके, और इंडिविजुअल्स ऑल्सो। तो हम लोग अप्रोच कैसे करते हैं? हाउ वी टू अप्रोच देम अबाउट एकल? व्हाट आर द थिंग्स वी, व्हेन आई एम कमिंग टू अप्रोच यू अबाउट समथिंग, देयर माइट बी सम थिंग्स दैट आई विल कंसिडर बिफोर अप्रोचिंग, राइट? कि हम ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। तो हाउ डू यू अप्रोच देम एंड हाउ डू यू मेक देम बिलीव इन एकल बिफोर दे डोनेट? पहले तो जो हम मैं जब अमेरिका था, तो हम क्या करते थे, लोगों को जो फंक्शन होता था उसमें बुलाते थे। बाद में वो कहते थे कि भाई हमें डोनेट करना है, 1 स्कूल, 2 स्कूल, 5 स्कूल, जो कोई भी डोनेट करना है। तो हम कहते हैं कि नहीं, अभी डोनेट मत करो, पहले आप भारत जाइए,
एकल स्कूल विज़िट कीजिए, बाद में आपको जो ठीक लगे तो आप डोनेट कीजिए। तो होता क्या था कि जो एक स्कूल जो डोनेट करने वाला था वहाँ से, वो बाद में 3 स्कूल डोनेट करता है, 3 है तो 10 स्कूल करता है, 10 स्कूल वाले 25 स्कूल डोनेट करते हैं। तो ऐसा इतना पावरफुल इम्पैक्ट होता था। तो ऐसा सीधा डोनेशन मांगेंगे, एक समझो ये जो WEC है, जो टेलरिंग सेंटर, उसका $30,000 होता है, तो वो करीब समझो ना 25 लाख रुपया। सीधा किसी को बोलेंगे 25 लाख रुपया दे दो, नहीं देंगे। मैं होता तो मैं भी नहीं देता, ठीक है। तो लेकिन हम क्या करते, हाँ चलो हमारे साथ चलो, कोई टेलरिंग सेंटर पे चलो, कोई जो इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट सेंटर है वहाँ पे जाओ, तो और स्कूल पे ले जाते हैं, तो उनको खुद देखते हैं कि क्या काम हो रहा है। बाद में इम्प्रेशन हो जाता है, इतने इम्प्रेस हो जाते हैं कि डोनेशन तो अपने आप दे ही देते हैं। दैट्स नाइस। और क्योंकि हम अभी EGF का बात कर रहे थे, एंड आई लाइक टू मेंशन दैट आप सूरत में, मतलब यू वर बॉर्न इन सूरत, राइट? Right, हाँ। तो आप एक तरीके से सूरत चैप्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एकल का इम्पैक्ट इन सूरत स्पेसिफिकली क्या रहा है? बिकॉज गुजरात का एरिया है सूरत एंड इट इज़ क्वाइट पॉपुलर अमॉन्ग पीपल। सो व्हाट हैज़ एकल इम्पैक्ट बीन ऑन सूरत? सूरत में जो नज़दीक में है, बड़ा एक सेंटर है, ग्रामोत्थान रिसोर्स सेंटर सोनगढ़ है, वो करीब सूरत से 100 किलोमीटर दूर है। तो ग्रामोत्थान रिसोर्स सेंटर में तो ये जो टेलरिंग सेंटर है, कंप्यूटर सेंटर है, वहाँ जो एकल ऑन व्हील्स है उसका भी बेस सोनगढ़ में ही है। और वहाँ पे दूसरा ऑर्गेनिक फार्मिंग, पोषण वाटिका सब वहाँ पे है। तो और उसका दूसरा उपयोग होता है, वो जो सारा बिल्डिंग स्ट्रक्चर है बहुत ही बढ़िया है। वहाँ पे सारे टीचर्स की ट्रेनिंग, कंप्यूटर के टीचर्स की ट्रेनिंग, ये C1 क्लास के टीचर्स की ट्रेनिंग, एकल विद्यालय के टीचर्स की ट्रेनिंग, किसी को ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो वहाँ पे दी जाती है। ओके। और वहाँ पे गौशाला भी है, करीब 40 ऊपर गाय है। तो वहाँ से भी ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है। बाद में जो काव डंग होता है तो उसका डिफरेंट फर्टिलाइज़र में यूज़ होता है। तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग भी वैसे प्रमोट करते हैं। So, while you were in USA for a long time, you were staying in USA. So, sir, apart from Ekal, while you were living in USA for a very long time, so were there any NGOs you were a part of except Ekal? So we were in the US for more than 40 years. Just about 3 years ago, we decided to come back to my hometown Surat. I was born in Surat, and then after schooling, I left Surat and then went on to do my academic studies. तो बैचलर, मास्टर्स और PhD भी किए और अमेरिका में बाद में सेटल हो गए। अच्छा। मैं केमिकल इंजीनियर हूँ। तो वहाँ तो पहले से ही बचपन से वैसी आदत थी अपना सामाजिक काम के लिए। तो अमेरिका में भी हम अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हुए थे, जैसे कि सेवा इंटरनेशनल, अक्षय पात्र, गुजराती समाज, इंटरनेशनल हिंदी एसोसिएशन, वहाँ पे लोकल ऑर्गेनाइजेशन था थिंक इंडिया, और ऐसे भी छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशंस थे, उनके साथ हम जुड़े हुए थे। तो सब साथ में मिल के काम करते थे। उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता था कि लाइक माइंडेड पीपल, सबको सेवा की भावना होती है, तो हम एक दूसरे को मदद करते हैं और हम उन लोगों के फंक्शन में जाते हैं, वो लोग हमारे फंक्शन में आते हैं, तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हाँ सब किसी के पास जाए, हम एकल है हमें पैसा दो, ऐसा नहीं है। वो ऑटोमेटिकली आज भी हम यहाँ हैं 3 साल से, फिर भी वो लोग एकल को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक बार जो शुरू हो गया तो बाद में तो एकल का डोनेशन का तो रिटेंशन होता ही है, क्योंकि उनको पता है कि एकल कितना अच्छा काम कर रही है। दे आर डूइंग रियली ग्रेट वर्क, सो वी डोंट हैव इवन आस्क फॉर मनी, दे ऑटोमेटिकली keep on donating. Okay, so you said that आप काफ़ी ज़्यादा NGOs में you were a part of a lot of NGOs. So like how is एकल like working differently than the other NGOs? एकल का impact जो है
वो ज़्यादा है, तो एकल कैसे उनसे थोड़ा अलग काम कर रहा है, ऐसा क्या है एकल में? सब एनजीओ अच्छा काम कर रहे हैं. दे ऑल डू रियली गुड वर्क. नाउ अपने द वंस वी वर इन्वॉल्व इन like Seva International, they are doing great job. Then Gujarati Samaj, but that is a community organization. They don't do anything, that's a local organization, but for serving the primarily Gujarati community. International Hindi Association, so they are serving the Hindi community, plus others too, but basically that is for the cultural uplifting of the people in the US. I was also president of the Hindu temple in Dallas, the oldest and original temple in Dallas. So that is a religious activity. So all we were involved in cultural, religious, community NGOs. Ekal, if you can compare, it is difficult to compare as such. But Ekal is the reach that Ekal had in India. And in the US we were collecting funds, then sending the money to India. And in India, as I said earlier, we were almost in 1 lakh, 100,000 villages that nobody can boast about. No organization in India that we are aware of that can boast. Our reach is so big and so positive and so impactful that not only for education but for the skill development and lot of other areas. Ekal also has other areas like Ekal Srihari. So that is reaching out to the people through religious activities, including Srihari Rath, which goes from one village to another, just like the Ekal on Wheels, which is a computer bus. This is a Ekal Rath that goes from one place to another. So we are also involved with that, Ekal Srihari, in Surat. So your question was about how it was different. It was different in terms of the reach, the impact it had in India. Other organizations, they are also doing fantastic work. We are not just alone. Ekal is a combination of sanskar, I guess, siksha, and everything. Like it has everything. Everything, because in the school, in the Ekal schools, we not only teach for 2 hours just the academic part, but also 1 hour for sanskar. Sanskar is more important because what you do in the early stages of life for a child, that is very important. Right, that's right. So you said that you have stayed in USA for around 41 years, right? So that's like a major part of your life have been spent in the USA, if I'm not wrong. So how did you make up your mind? आपने कैसे ये खुद को इस चीज़ से संतुष्ट किया कि अब मेरा USA में हो गया है, abroad हो गया, अब मुझे वापस इंडिया आना है? So what was the reason behind that? The reason, we always wanted to retire in India. That was decided about 15 years ago that we are going to retire. The difficult decision was to leave our 2 children there. So we have 2 daughters, and obviously as parents you don't want to leave, stay away from your children. But that we explained to them, and they are grown up now. So they are in their 30s, so they understood and they know that we are involved in Ekal and all other NGOs. So they understood that. So now also we go and meet with them every year. But coming to India, that was not a very difficult decision in that respect, because we always wanted to do that. And Ekal was it was like coming home for Ekal. Okay. So just whatever we were doing for the past 25 years, Ekal USA started in 2000, and we were involved in Ekal USA almost from the beginning. So whatever we were doing there and came here, everything was ready for us, just continuation, there was no break. So that decision was, relatively speaking, not that difficult. Now there was some cultural adjustment, obviously. So it was like a cycle of life. So first we were born in India, spent first 18 years here, and then going to US, so you get a cultural shock. And then you get used to it. Now after 40 years, again coming back to India.
So things have moved, things were different, and but we got used to it. And yeah, if you are looking at the comfort and all those luxuries of life, that is America. Right. But that's not, so as long as you don't consider that and you have a passion and purpose. So I like to say that your passion and purpose was to serve the nation and work for the nation. That is why you came back. So what was the role of your wife in your life? How has the role of your wife been? Is she also a part of the social service you do, or is she just the moral support you need? What exactly is her This role? is a, everybody knows, even in ECAL and all the organizations, we are two in one. So it's nothing, it's a package deal. Okay. It's nothing, there is nothing. When we were there in the US, it was like breakfast, lunch, dinner, it was all about equal. And any other organization, there or here, we are together. It just, she may have position in some organization, but I am also part of it. Here also, I may not have position, but I am part of that. So she is involved in like ECAL and other organizations, ECAL Global, for example. So she is part of it. I may have a position, but no, I'm not doing it alone. Same thing with ECAL Gramothan Foundation. She is president of the Gujarat chapter. Okay, ECAL wow. Gramothan Foundation. She is also involved in FTS, ECAL Srihari, all those. So any organization or any place, position doesn't matter. Whether she has a position, I have a position, doesn't matter. We both are there We both are together. together. We always talk about it. Her meetings, we talk about it every single day. Okay. We call it satsang. So just every day we talk about it several times a day. So she had a meeting or a phone call, whatever, and then we talk about it. Her views, my views, we exchange. So it's a two-in-one package deal. That's always. really nice. That's really nice to have support of each other. So you have lived in USA for a very very long time, and now you're in India. So आपको दोनों का culture पता है. So while you mentioned कि foreign में culture अलग है, India में अलग है, you meant about संस्कार and festivals. But here I'm talking about work culture. कि what are the work cultures back in USA and what are the work cultures here? How are they different? And is there any scope for improvement in either of the countries? The work culture in the US, people do work very hard, even in the government sector. I worked for the government and worked both. I was an environmental consultant, so worked in the environmental consulting company and also worked for the central government. So even in the government, here what people think, government means people don't work. There it is not the case. In fact, there is a lot of pressure, including political pressure, and particularly the environmental field, which is a very controversial area. So you get inquiries from the media, scrutiny, not so much inquiry, scrutiny from the media, from the politicians, from the public, everywhere. So you are always on your toes. You have to be prepared for that. Otherwise also, in the private also, people do work hard. There is nothing private. It's not a 9 to 5 job. It is basically you have to get the job done. Whether you do it in 4 hours or 40 hours, that's your problem. But there is no, so, and work ethics is there, definitely. And that is why America is where it is. Here, I think in some top private companies, yes, that work ethics is there. And that is why those companies are moving further ahead. The big companies, they do have that culture. And a lot of big companies like TCS, for example, Tata Consulting Service, so they have huge operations here, Infosys, big operations here. Of course, they are headquarters here. But they have the offices and big operations in the US. And their work culture and work culture in India, there is no difference because it's the same company. And likewise, the US companies doing business in India, they have to perform, the employees have to perform at the US standard, not at the Indian standards. That just will not work. And in the US, it's a hire and fire. If you don't perform, you are gone.
at moment's notice, instantly. There is nothing one can do about it. So that work pressure is there, but then you enjoy also at the same time. All these big companies, like whether it's a Google or Meta or Microsoft or whatever, yes, you are well paid, but you have to work harder. You have to earn that. You have to justify You have the to payment. justify your salary, so to say, and you are rewarded for that, and you feel good about it. So that work ethics is very important. That's a major difference. Here also, as I said, in good companies, the big companies, and that culture in India also, it is changing. They are doing a great job, and that is why those companies are coming up very, very fast. In addition to that, as opposed to the NGO, I was very surprised here that there are so many good NGOs. Of course, Ekal is there, but there are so many other good NGOs also. They are doing great work. And particularly, I think in the last few years with the CSRs, the companies are encouraged or more so forced or legally binding upon them to contribute the donations, the CSR. And that has really changed the mindset. The companies like Infosys, for example, they want employees to contribute certain hours to the social work, any social work. So those kind of things, the things are changing here also, and which was a kind of a very pleasant surprise for us. So that's a good thing. So it's a really growing workplace. Ethics wise also, I think people are doing good job, and there are always Scope to learn. and they will stay behind there because things are moving fast here in India. That's right. So we all know that Ekal Surtal team, it is now earning global recognition, and it is only because मतलब if people hear about Ekal Surtal, उनको ये बोल के introduce कराया जाता है कि ये ऐसा team है जो USA तक जाके perform किया है उन्होंने. तो इसके establishment में इनका USA आना and then them getting the recognition they deserve. What has your role been in that formation of the team? So we have very, particularly Kalpana and I, we have my wife Kalpana and I, we have a very special relationship with the team. Not just a special, it's a real bonding. So they had come first time in 2017, and then they came in 2020. So first time we traveled with them, that was a limited travel for just about 10 days with them. But second time when they came in 2020, I personally traveled with them in the bus for over 2 months, and it was a real joy. So I do become emotional about that. But even today, so we have our group, we have regular communications. And in the US, they have performed. I mean, their performance is always outstanding. It's incredible. If you have not seen it, just watch it. And they are growing so fast now. So from what I understand, that they have also created now a second team, and they are going to perform this weekend in Delhi. Okay. I think just in the next few days, this weekend. But the first team, they were going to go to the US for the third time, but for some reason they could not go. So they started the India tour. And guess what? The first stop they had just about 3 weeks ago, that was Surat. Surat. Yeah. So it's always a joy to meet with them, always we love them. And they are just outstanding, not just in terms of performance, but as people. It's amazing how they do it. I have seen them working backstage. It's absolutely mind-blowing how efficiently they do, changing the costumes and all that. I mean, within a minute they change the costumes. Boys and girls, all of them. They just it's absolutely amazing. So well organized, as if any of them they could be manager in a company.
So well organized, So very they have impressive. become like your family Family, itself. absolutely their family. That's really nice. So while we are talking about it, कि आपने कहा कि आप 2 महीने उनके साथ बस में ट्रैवल किए थे. वैसे ही when you were in while you were in US, आप इंडिया में कितने बार आए हैं? वन यात्रा के लिए गए हैं? Have you visited the villages Ekal works in? Of course, So that was how have your experience been? Is there any interesting stories you'd like to share from such one yatras or trips? the first one yatra I had done was Dediapada in Gujarat. That was way back in 2010 actually, and it was a 2 day. So we had visited 5 schools in that area, Dediapada area, and we had stayed there also overnight. And so it was just amazing experience, because at that time, we are talking about 14 years ago. And when you see, we talk about Ekal Vidyalay, Ekal school, you read them in the newsletter or through the media, but when you see them, and that's what I meant when I was, we tell the potential donors that go and see the school, just don't give money. And that is when you change your heart completely. That changes the picture. And when you see the little kids studying there, they have nothing there, and so it's very, very touching, very, very touching. That's really sweet. That's sweet. So before we end this conversation, क्या कुछ ऐसा मैसेज है जो आप हमारे व्यूअर्स को, हमारे यूथ को, या इन जनरल हमारे नेशन के लोगों को देना चाहेंगे कि कैसे उनका सोशल सर्विस में इन्वॉल्व होना कैन ब्रिंग अ ह्यूज चेंज और इम्पैक्ट इन आवर नेशन, फॉर आवर नेशन? एनी मैसेज यूड लाइक टू गिव देम? खास करके आई थिंक जो हमारे जो यूथ है, उनके लिए ये मैसेज है कि छोटी उम्र से आप कोई भी सेवा का कार्य, सामाजिक सेवा का कार्य में जुड़ जाओ. एकल हो, हाँ एकल होगा तो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन एकल के सिवा कोई भी यूथ, कोई भी सोशल एनजीओ कोई भी हो, अच्छा एनजीओ, और उसके लिए उसमें जुड़ जाओ. उसमें कुछ रिवॉर्ड्स नहीं है, सिवा के अंदर से भावना होती है. तो ये जो काम कर रहे हम सब, जो कार्यकर्ता है, तो ये पोजीशन के लिए कोई नहीं करते. एकल में जो जुड़े हुए हैं तो लोग पोजीशन के लिए नहीं करते. जो उनके अंदर से मन की भावना होती है, ये कोई जॉब नहीं है. यहाँ के आपके ऑफिस में भी जो यहाँ एकल के ऑफिस में काम करते हैं और एकल के साथ सब लोग जुड़े हुए हैं, तो ये 9 to 5 जॉब नहीं है. 9 to 5 जॉब है तो उसमें कोई मज़ा नहीं, वो बर्डन हो जाएगा. ये जो भावना होती है, तो उसमें जो अंदर सा जो फीलिंग होता है, अंदर से जो अपना खुशी मिलती है, अंदर से खुशी मिलती है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन जस्ट दी फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स. And that is for the youth. I think they should do it. Can I say one story that long time ago, that was in the US? Sure. So we wanted to, this was probably 30 years ago. We moved from one location to another location in Dallas. That's where we were for almost 33 years. Anyway, so we moved from one location to another. And in that new location, we wanted to, get involved in some local seva. So we wanted to volunteer for in a hospital. So we registered ourselves. Then there was an orientation session. So Kalpana and I, we both went there. And with us, there were about 25 more people. So this is the orientation first. So the instructor, he asked the question, the very first question, why are you here? And she said that if you think, and this was in the hospital, so doing something, and particularly in the cancer ward. So those people, they may live another 1 day or a year, 6 months, 2 months, whatever. So she said that if you are here and if you think you are doing a favor to the patient, you can leave the room right now. She said, you are doing a favor to yourself
You are not doing seva for somebody else. You are doing seva. You are, unless you feel from within, you don't belong here. And I will never forget that. That's a So really that's a touching message. story. That's a message to the youth. With or without them, yes, life will continue. But आप लोग जुड़िए, अंदर से बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा. That's, I think, one of the most inspiring message I have ever heard. And I'm sure कि इससे हमारे viewers भी सीखेंगे और nation development के लिए they'll be a part of ACL or any other NGOs to be specific. So हमारे साथ थे आज किशोर फ्रूटवाला जी. Thank you so much for being with us here today, sir. It was truly a pleasure. And I'm sure आपके जो भी stories थे या आप जैसे एकल के लिए पिछले कई सालों से काम करते आए हैं और आप रिटायरमेंट के बाद भी काम करने का प्लान कर रहे हैं, उससे हमारे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे और ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे. तो थैंक यू सो मच फॉर Thank बीइंग you. विद अस हियर टुडे. इट वाज अ ग्रेट प्लेजर. नमस्कार. Thank you. नमस्कार everybody.